उन्होंने फरमाया कि गैर मुस्तहकम करने वालों से हम सख्ती से निपटेंगे। शेख साहब उन्होंने साथ ये कहा कि इतनी आसानी से हम आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। आप इसकी तशरीह सर क्या करेंगे? कोई तर्जमा हमारे लिए कर दीजिए, आप बेहतर समझते हैं, मरियम साहिबा को भी और PMLN की पॉलिटिक्स को भी। अगर आप मुझसे इसका जवाब पूछते हैं तो मैं तो इसका जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ दूंगा। किस्सा ये नहीं है, मामला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मुझे पता, मैं सबसे पहला बंदा था जिसने ये कहा कि ये गैर कानूनी फैसला है। हालांकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की हैसियत से मैंने ये बात की थी कि ये फैसला एक ऐसे अदारे ने फैसला दिया था जो कि एक आइनी अदारा है। आपने वो फैसला दिया जो कि ना कानूनी है ना आइनी है। आप ये बात तो कर सकते हैं, फैसले के बाद आप तनकीद कर सकते हैं, खुल के तनकीद कर सकते हैं। आप उसके जो गलत पहलू हैं या जो उसके बुरे असरात हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई कदर नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसका एक बेहतरीन तरीका है कि मैंने 3-4 दिन पहले कहा तो उससे फैसला बदल तो नहीं गया और ना बदलेगा। मेरे यहाँ पे जितना मर्जी मैं आपको लॉजिक दूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँ, आप नहीं समझेंगे। अब फैसला बन के वहीं स्टैंड करेगा। उसके लिए तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि उसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा, उसके रिव्यू में जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा जिन लोगों ने ये फैसला दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं वो। अब वो जो बाकी जजेज आते हैं या बड़ा बेंच बनता है, उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इतनी जल्दी अगर हम कोई नेगेटिव बातें करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। वो मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। आप उस अदालत को कह रहे हैं जो सबसे बड़ी अदालत है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के मैं अगर उनको बुरा भला कहना शुरू कर दूँ या मैं ये कहूँ मैं आपका अदालत का फ़ैसला नहीं मानता, मैं आपके फ़ैसले का इंतलाक नहीं करूँगा, तो मेरे ख्याल में उसका जो इम्प्रेशन आएगा वो बहुत गलत आएगा। अब जैसे देख लीजिए कि उन्होंने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम उसको बिल्कुल मनोमन उसको इम्प्लीमेंट। आपको किसने कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत बहादुर आदमी है? वो नाम का राजा है यार। आपको किसी ने गलत फहमी डाल दी थी कि वो बड़े बहादुरी से वो आपका मुकाबला करेगा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे देगा मुंह के ऊपर, जाओ मैं नहीं मानता, मैं नहीं कर रहा था उसने। मैंने कह चुका हूँ, बिल्कुल कह चुका हूँ। अभी भी चांसेस तो हैं शेख साहब, अभी भी उसके अंदर कोई लैतुलाल से काम लेंगे। वो आज उन्होंने कहा है ना कि उसमें अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो अपनी लीगल टीम से उन्होंने कहा है वो बताएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। उससे यही नजर आ रहा है कि डिले करेंगे। 15 दिन की जो डेडलाइन थी उसमें नहीं होने लगा ये मामला। नहीं ना करें आप 15 दिन, आप डिले ही कर सकते हैं ना। उसको आप नल एंड वाइट तो नहीं कर सकते। नल एंड वाइट तो वही अदारा ही करेगा जिसने ये बयान दिया या जिसने ये फैसला दिया ना, कोई और कुछ कर सकता। अब देखें आप इसके साथ ही आपके बहुत ही काबिल और जिसको कहते हैं कि अक्ल और शऊर और मंबा अक्ल और शऊर, उन्होंने ना सोचा ना समझा, फट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें कहा तहरीक इंसाफ को हमने बैन कर देना। खुदा के बंदे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइडेंटिफाई कर दिया सियासी जमात के तौर पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान लिया। अब आप उसको बैन नहीं कर सकते। आप रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट तो फैसला कर चुकी है, हैसियत है एक सियासी जमात उनको मान चुकी हुई है। बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, फिर उसके बाद ये बात करनी चाहिए थी कि आपके पास तो इख्तियार नहीं है। आईनी तौर पे आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है कि ये सियासी जमात है, इसको आप पूरा इसका हक अदा कर दें और आपको उसका रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू में देखें, बजाय इसके कि आप अफेंड करें, आप किसी को तनकीद करके उसको निशाना बना के आप उसकी जो एक सोच है, अगर वो ये सोच रहा है कि उसने ये गलत फैसला दे दिया है, आप उसकी सोच को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अगर तनकीद करेंगे, बगैर किसी वजह के तनकीद करेंगे, आप उन पे इस किस्म की बातें करेंगे तो आपने कल को इंसाफ लेने फिर उनके पास जाना है। दुरुस्त फरमा रहे हैं शेख साहब, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। किबला दुरुस्त फरमा रहे हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शेख साहब। लेकिन अर्ज ये है सिर्फ कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं लाहौर में चूंकि शेख साहब रहता हूँ और आपके इलाके को और मुस्लिम लीग नून को जानता हूँ, वहाँ पर आप लोगों की बहुत है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, अगर आपको आती है तो काइंडली ज़रा मुझे समझा दें। आप इलेक्शन हार गए, दिल पे हाथ रख के कहें कैसे हार गए? हाउ इट पॉसिबल सर? मैं जानता हूँ आप इलेक्शन नहीं हार सकते। मैंने मान लिया। अभी आपने मेरे मुंह से तारीफ सुनी है ना उसकी, इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन की। और वो कौन है पता है आपको? राजा साहब की बात है। आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए उससे कौन है? जी जी, सिकंदर सुल्तान राजा। क्या पूछना सर? और राजा नहीं है यार, और राजा तो बेइज्जती है यार राजों की। वो हमारे दौर में तो राजे कुछ और हुआ करते थे। वो गांव में अभी भी वही होते हैं सर। अब आप ये देखें, आपने एक बड़ा सादा सा सवाल किया है मुझसे कि भाई आपके हारने की वजह क्या हो सकती है। जी हाँ सर। मेरे हारने की वजह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता क्या वजह होगी। ऑब्वियसली कोई ना कोई मेरी गलती होगी जो मेरे सामने आई है। लेकिन अगर मेरे हलके की 128 की आप डिलिमिटेशन देख लें तो मुझे यूं लगता है जैसे उसने को अपनी पुरानी को मेरे साथ कुछ दुश्मनी निकाली है। सही। जब आप एक शख्स को उसके घर से ही आप निकाल के बाहर फेंक दे तो क्या लड़ेगा जाके यार? क्या करेगा वो? अब मेरे पास तो और कोई रास्ते कोई नहीं है ना। ठीक है, मुझे चूंकि और करना नहीं आता, मैं करता नहीं हूँ, सियासत कर रहा हूँ। जब से मेरे वालिद ने मुझे इस काम में डाला है, बस लोगों का प्यार है, लोगों का एक तल्लुक है मेरे साथ, और आज का नहीं है, ये तो बरसा बरस का है, बल्कि आधी सेंचुरी गुजर गई यार। और जब से चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें हैं। वो मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का भी चेंज हुआ जिसकी वजह से अभी तक ये मामला है कि फॉर्म 45 वो इल्ज़ाम लगता है कि उनके पास मौजूद नहीं है और फॉर्म 47 से जितवाया गया। उनका भी कोई डिलिमिटेशन की वजह से ये रिजल्ट हुआ? नहीं, मैं देखे, मैं उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़ा उनका अपना एक या क्या कह सकते हैं, उनका बड़ा दरीना हल्का है। उनकी अपनी बहुत वहाँ पे एक गहरी और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उनकी अपनी वहाँ पे है सपोर्ट है, उनकी लोगों के साथ मोहब्बत है। तो मैं उस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता जब तक आप वहाँ पे जाके उन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों जी, क्या सर इतना बड़ा उनका सियासी कदकाठ है और एक जमहूर पसंद लीडर, मुझे क्यों निकाला हमने वो देखा उसूलों पे खड़े होने वाले एक दौर में, उन्हीं की सदारत में मरी के अंदर ये अहम इजलास हुए जिनके अंदर ये फैसला हुआ कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे आर्टिकल 6 भी लगाना है, एक बड़ी सियासी जमात जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया उसको बैन भी कराना है। मैं समझने से कासिर हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या हुआ ऐसा कि वो इस तरह के डिसीजंस लेने पर आमादा हो गए। मैं नहीं कहूँगा मजबूर हो गए या उन्होंने किया, लेकिन किसी ने उनको मशवरा दिया होगा और उनके आशीर्वाद के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये क्या हुआ? मैं यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता यहाँ पे, और मैं इसको 100% श्योर भी नहीं हूँ। लेकिन जिस मियाँ नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ उनकी सोच ये नहीं है, उनकी ये सोच बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने वैसे नहीं सुना कि उनके इजलास में ये तय हुआ है। सर उनके नॉट के बगैर जमात आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, आपने एक चीज नोट की होगी कि आजकल आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून में हर कोई वो क्या कहते हैं, अरस्तु जी सर, एरिस्टोटल और बॉक्रेटिस एंड प्लेटो, सोक्रेटिस एंड बॉक्रेटिस बना हुआ है। जी जी, मतलब जिसको मेरी तरह उर्दू भी अच्छी नहीं आती वो भी आजकल बड़ी अपनी दानिश बखेर रहा है। हालांकि चाहिए ये कि जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसको मुकर्रर किया अपना रिप्रेजेंटेटिव वो उस पर बयान दे, वरना तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं जिसका कोई डिफेंस का महकमा है वो भी इसमें अपनी आरा दे रहा है, जिसका कोई और महकमा है वो भी इस पे आरा दे रहा है। वो बाकायदा वज़ीर इत्तलात। देखिए, जमात का जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जमात का वज़ारत इत्तलात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत की वज़ारत इत्तलात, हुकूमत की वज़ीर इत्तलात जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी, पॉलिसीज़, उनकी बेहतरी के लिए अपनी
आरा देता है या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन जिसको आप मुझे मेरे दिमाग से अब इस वक्त ज़हन से मेरे वो लफ्ज़ जो उर्दू का लफ्ज़ है जो आप जमात के लिए कह सकते हैं कि वो उनका स्पोक्समैन, एग्जैक्टली अंग्रेज़ी में स्पोक्समैन कहते हैं। तो वो स्पोक्समैन जो होता है जमात का अलहदा होता है और हुकूमत का अलहदा है। अब जमात का स्पोक्समैन जो है उसने ये बयान अगर दिया तो फिर मैं आपकी बात को इत्तवा कर लेता हूँ। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्समैन ने ये बात नहीं की, साहब इतनी किसकी हुकूमत जुर्रत के की है, जमात तो में आगे नवाज चलते हैं, शरीफ साहब आगे से जाने दे। शेख साहब मैं आपको लेकर इख्तलाफ आगे करें। चलता हूं। हुजूर अनवर, आप ये बताएं किबला के इलेक्शन 2024 के नताइज का ऑडिट होना चाहिए, और अगर ऑडिट हो गया तो क्या कोई सरप्राइज मिल सकता है? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि मतलब हम अब इस बात को भूल के हम असल अपने मुद्दा की तरफ नहीं आते यार। लोगों का बुरा हाल है, हालात ख़राब है, मुल्क आपका अजीब सिचुएशन में है, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। आप अभी तक फॉर्म 14 और फॉर्म 47 और ऑडिट और इंतखाब 24 उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है सर, हम आप लोग बहुत खुशहाल है। नहीं सर, हम आपकी बातों से मुत्फिक हो गए। फॉर्म 45 को छोड़कर आगे चलना चाहिए और मुल्क की तरक्की की जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे 100% मुत्फिक हूं, आप दुरुस्त कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैंने आपसे तो सिर्फ ये कहना, बाजवा साहब पूछ लेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने अभी बात फरमाई इलेक्शन कमीशन और राजा साहब का नाम भी क्या। आप जात पात बट जट उन सब लोगों को बहुत जानते हैं। हमारे काबिल एहतराम बड़े भाई जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो कौन से वाले सरदार हैं? जी क्या 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 मैंने अर्ज किया क्या फरमाया आपने? मैंने अर्ज किया कि आप जात पात को बहुत जानते हैं और आपने फरमाया है इलेक्शन कमीशन में राजा साहब का नाम भी आपने लिया है। तो मेरे काबिल एहतराम जो बड़े भाई हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक साहब, वो कौन से वाले सरदार हैं? इस बारे में भी इल्म है कुछ आपको? नहीं, वो सरदार उनके दादा का नाम सरदार है यार। कुछ जात पात में सरदार तो दादा नहीं का नाम सरदार है। और अगर मुझे अपने दादा के साथ मोहब्बत है, मेरे दादा थे वो अपने आप को शेख लिखते थे, तो मैं अपने दादा की मोहब्बत में मैंने भी शेख लिखना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने अपने बाप की मोहब्बत में शेख लिखना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शेख का कबीले का सरदार हो गया हूँ, ये थोड़ी होता है।